आइए पहला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंटों पर विचार करना है और उसके नीचे दिया हुआ है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। तीनों में से आपको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। संघ राज्य क्षेत्र, देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश समझ रहे हैं क्या? वो केंद्र शासित प्रदेश आए, देखिए वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वही संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, यही 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे केंद्र शासित प्रदेश, गौर कीजिएगा, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वही संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है। और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। वो 3 है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ये 3 संघ राज्य क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 संघ राज्य क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र हो सकता है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश नहीं हो सकता है। जो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है उसे ही संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। और उन तीनों संघ राज्य क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जम्मू कश्मीर को राज्यसभा में 4 सीट दिया गया है, दिल्ली को राज्यसभा में 3 सीट दिया गया है और पुडुचेरी को राज्यसभा में 1 सीट दिया गया है। पुडुचेरी को राज्यसभा में 1 सीट दिया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्र को तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला ही है। तो संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, होता है। मतलब यह क्या है? गलत। तो यहां पर हम आपको ये बात बता दी है, केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र में अंतर। पता नहीं आप समझे या नहीं समझे, समझ गए ना? निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। यानी चुनाव संबंधी जो विवाद होता है, चुनाव संबंधी जो झगड़ा होता है, उसका निर्णय करना निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में होता है। नहीं, निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार में सिर्फ चुनाव करवाना होता है, झगड़ों को निपटाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं होता है। बल्कि झगड़ा को निपटाना न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है। और निर्वाचन में होने वाले झगड़ों को लेकर निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है, हाई कोर्ट देता है। जैसे अगर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो गया, इसका निपटारा करेगा सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा के चुनाव में विवाद हुआ, विधानसभा के चुनाव में विवाद हुआ, इसका निपटारा सबसे पहले हाईकोर्ट करेगा, हाईकोर्ट करेगा। और हाईकोर्ट के निर्णय से अगर आप सहमत नहीं होते हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि यह न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है, यह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, यह हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। मतलब यह भी क्या है? गलत। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होता है, यह भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 को पढ़िए। अनुच्छेद 79 क्या कहता है? अनुच्छेद 79 यह कहता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा
राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों को मिलाकर के संसद का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार केवल लोकसभा और राज्यसभा ही संसद में नहीं आता है, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी भारत की संसद में आते हैं अनुच्छेद 79 के अनुसार। तो यह भी गलत है। तो अब बताइए कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। समझ गए? यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो उसे 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य होना पड़ेगा? एकदम नहीं। भारतीय संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री दोनों सदन में से किसी भी सदन का व्यक्ति बन सकता है। जैसे हमारे मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं, इनसे पहले मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य भी पूरे 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बना, वो राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे 6 माह के भीतर लोकसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है। तो यह गलत है। वह केवल राज्यसभा में ही सरकारी नीतियों की घोषणा कर सकता नहीं। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो, वह दोनों सदनों में जाकर सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकता है। जैसे मोदी जी क्या सरकार की नीतियों की घोषणा सिर्फ लोकसभा में करेंगे? नहीं, लोकसभा में भी करेंगे और राज्यसभा में भी करेंगे। मनमोहन सिंह सिर्फ राज्यसभा में सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे? नहीं, मनमोहन सिंह राज्यसभा में भी सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे और लोकसभा में भी सरकार की नीतियों की घोषणा करेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा में ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से भी सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। टेलीविजन पर आकर वहां से भी सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो, देश के भीतर हर पोर्टल पर वह सरकार की नीतियों की घोषणा कर सकते हैं। यह भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। सही है। देखिए, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं लेगा। यह बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अंग्रेजी में। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो जो अविश्वास प्रस्ताव है यह लोकसभा में लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव को राज्यसभा से कोई लेना देना ही नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का काम लोकसभा में ही खत्म हो जाता है। लोकसभा में जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां होती है, उनके द्वारा प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए, सरकार को गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। शर्त यह होता है कि लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन आवश्यक होता है और उचित कारण भी आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, उसका कारण क्या है? कारण और लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का लिखित समर्थन होना चाहिए, तभी अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा होता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष को उसे स्वीकृति देना होता है। और जब लोकसभा का अध्यक्ष स्वीकृति दे देता है, तब जाकर के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होता है। और जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होता है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य उसमें मतदान कर सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तो वो मतदान करेंगे। अगर मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो मोदी जी मतदान करेंगे। लेकिन अगर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, अगर उनके खिलाफ लाया जाता तो वे मतदान इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि वे लोकसभा के सदस्य थे ही नहीं। अगर लोकसभा में प्रस्ताव आया है
तो लोकसभा के सदस्य ही मतदान करेंगे। अगर कोई प्रस्ताव राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा के सदस्य ही मतदान करेंगे। तो लोकसभा में आता है तो लोकसभा के ही सिर्फ सदस्य मतदान करते हैं, राज्यसभा के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेगा। सही है, ये आंसर यही होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक सिलसिला क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की अगर हम लोग बात करें तो यह आया है 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया है 1919 में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत अगर देखा जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया, सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। फिर आगे है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता है। तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई। प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्तता की स्थिति प्रदान की गई और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। तो जो प्रांतीय स्वायत्तता है यह 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता है। इसके बाद मार्ले-मिंटो सुधार। मार्ले-मिंटो सुधार की अगर हम बात करें तो जो मार्ले-मिंटो सुधार है यह 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, 1909 के भारत शासन अधिनियम को ही मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं। और 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर आपको इस अधिनियम के तहत ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। इस अधिनियम के तहत ही बजट पर मतदान करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। क्या होगा? 3-1। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम कहां हुआ है? नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम स्वीडन में हुआ है। स्वीडन में हुआ है 1809। जानते हैं मूल तौर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोकपाल आया है और भारत में लोकपाल का गठन मार्च 2019 में हुआ है। मार्च 2019 में हुआ है भारत में लोकपाल का गठन। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? सबसे पहले हड़प्पाई स्थलों में हड़प्पा की खोज हुई है। हड़प्पा की खोज हुई है और यही वजह है कि हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता का प्रारूप स्थल माना जाता है। इसकी खोज वर्ष 1921 ईस्वी में वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। लोथल की खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया। धोलावीरा गुजरात में है। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा किया गया। और भी बहुत सारे लोग थे, हम एगो नाम लिख दिए हैं। तो सबसे पहले इसमें हड़प्पा की खोज हुई है। आंसर हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें यह भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी आपस में जोड़ती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु नदी आपस में जोड़ती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच का जो डिस्टेंस है 453 किलोमीटर है। 453 किलोमीटर है। और लोथल आप सब लोग जानते हैं गुजरात में है। और एक बात बताइए, आजादी के बाद सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल कहां से खोजे गए? गुजरात से ना। चलिए, इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा डॉकयार्ड या पतन कौन था?
लोथल था, समझ गया। धोलावीरा कहां है? धोलावीरा गुजरात में। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? देखिए, आप याद कीजिए, मगध साम्राज्य के एक शासक शिशुनाग हुए थे। मगध साम्राज्य के अंतर्गत प्रारंभिक दौर में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने ही मगध में हर्यक वंश की स्थापना की और उन्होंने ही राजगीर को बसाया और राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। आगे चलकर हर्यक वंश के ही शासक उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया। और जब हर्यक वंश के शासन का अंत हुआ तो शिशुनाग वंश के शासन की शुरुआत हुई और शिशुनाग वंश के शासक शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बनाया। आंसर वैशाली हो जाएगा। और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को बना दिया। वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्रा को बना दिया। समझ गए? तो यहां पर देखिए, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगीर को बनाया। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके बाद आपको उदयन ने पाटलिपुत्रा को बनाया, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया और कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को बनाया। और उसके बाद लंबे अरसे तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी रही। उसके बाद लंबे अरसे तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा बनी रही। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? कोलंबस। ये जो है, देखिए कोलंबस का क्या कहानी है जानते हैं? जानते होंगे आप लोग। कोलंबस का जन्म इटली में हुआ है। जन्म से वो इटली का नागरिक है, लेकिन वो स्पेनिश यात्री के तौर पर 1492 ईस्वी में भारत को खोजने निकला और भारत के जगह उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली। वे भारत नहीं पहुंच पाए बल्कि पहुंच गए कहां? अमेरिका। तो ये भारत नहीं आए। मेगास्थनीज भारत आए हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय पाटलिपुत्रा अर्थात पटना अर्थात भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने इंडिका नामक साहित्य की रचना की है। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था। ये भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। फाहियान चीनी बौद्ध यात्री था और फाहियान 2 शब्द फा प्लस यान से बना है। फा का मतलब धर्म होता है, हियान का मतलब आचार्य होता है। अर्थात फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य। और जो फाहियान है चीनी बौद्ध यात्री था। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों की यात्रा करने हेतु और बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने हेतु, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने हेतु फाहियान भारत की यात्रा पर आया। और ये जब भारत की यात्रा पर आया था तो उस समय भारत में गुप्त वंश का शासन था और उस समय शासक हुआ करते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? देखिए, विक्रम संवत की अगर हम लोग बात करें तो भारत की पहली संवत मानी जाती है विक्रम संवत। उज्जैन के एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य छठा के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत कुछ बुक 57 ईस्वी पूर्व लिखता है, कुछ बुक 58 ईस्वी पूर्व लिखता है। तो 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई और यह संवत जो है ना लुप्त हो गया। लेकिन आगे चलकर जब गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैन पर कब्जा किया, शकों को उज्जैन से हटाकर उज्जैन को अपने अधीन कर लिया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया,
और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहता था और नवरत्न उज्जैन दरबार में ही रहता था, तो उज्जैन दरबार में रहने वाले नवरत्नों ने ही विक्रम संवत को खोज निकाला और गुप्त काल में विक्रम संवत को एक नई पहचान देने का काम चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया है गुप्त काल में। और बिहार एसआई का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विक्रम संवत निम्न में से किस गुप्त शासक के द्वारा शुरू किया गया है। अगर गुप्त शासक के संदर्भ में प्रश्न रहे तो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ जाना है, क्योंकि नई पहचान विक्रम संवत को गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही दिया था। इसके बाद शक संवत आप सब लोग जानते हैं, कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक, जो अपने आप को देवपुत्र कहा करता था, यानी देवता का पुत्र कहा करता था। जैसे हमारे मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बात बोला है कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, हमें परमात्मा ने भेजा है। मोदी जी लगता है अब इतिहास और पढ़ने लगे हैं। देखिए, जानते हैं पहले के शासक, जो भी शासक था अपने आप को देवता से जोड़ लिया, लोग उसको देवता मानना शुरू कर दिया। जैसे अशोक अपने आप को कहा देवनाम प्रियदर्शी, मतलब हम देवता का प्यारा है। कनिष्क कहा हम देवपुत्र, हम देवता का पुत्र हैं। तो यही सब तो महान शासक है। तो मोदी जी इतिहास और पढ़े होंगे, सोचे होंगे अपने आप को देवता से जोड़ लेते हैं। तो शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से हुई है। अब विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से, तो दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। तो दोनों को जोड़ देना है, 8 7 15 और 7 5 12 1 13, 135 वर्ष। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। विधि का शासन न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है, समझिएगा। देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है जानते हैं? एकदम जानते हैं आप महाराज। देखिए, एक तो जुडिशियल रिव्यू की चर्चा प्रत्यक्ष तौर पर भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 13 में देखने को मिलेगा। मेन क्या है पता है? जो हमारा देश है, हमारे देश में सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है। और संविधान क्या है? संविधान विधि अर्थात कानूनों का एक लिखित दस्तावेज है। संविधान, हमारा देश, हमारे देश में सर्वोच्च स्थान संविधान को प्राप्त है और देश संविधान से चलता है। और संविधान क्या है? तो संविधान विधि अर्थात कानूनों का एक पुस्तक है। तो देश में विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब देश में संविधान का राज होना चाहिए। देश में संविधान के राज को अर्थात रूल ऑफ लॉ को, विधि के शासन को लागू करने को लेकर ही न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। अब कैसे समझिए। देखिए, मूल तौर पर सरकार के कितने अंग? 3, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आप सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्लियर है? तो अब आप इस बात को समझिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है।
देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, इसको समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि देश में संविधान का राज है। देश में कौन चीज का राज है? अब समझिएगा आप, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं। कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब आते हैं। कार्यपालिका कोई आदेश दिया, कोई आदेश जारी किया, कार्यपालिका कोई आदेश जारी किया, कार्यपालिका कोई आदेश जारी किया और कार्यपालिका का वह आदेश संविधान सम्मत नहीं है, मतलब संविधान के अनुरूप नहीं है, मतलब कार्यपालिका ने जो आदेश दिया है वो संविधान से हटकर है। दूसरी बात, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका विधि का निर्माण करता है। मान लिया जब विधायिका ने कोई विधि बनाया, विधायिका ने कोई विधि बनाया, वह विधि भी संविधान सम्मत नहीं है। जैसे विधायिका ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कानून बनाया, वह इलेक्टोरल बॉन्ड संविधान सम्मत नहीं है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह संविधान सम्मत नहीं है, यह संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। उस पर रोक लगा दिया, उसको असंवैधानिक करार दे दिया। तो अब आप समझिएगा, कार्यपालिका जो आदेश देता है, विधायिका जो विधि का निर्माण करता है, वो संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका इसकी जांच करता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है और कहता है कि यह संवैधानिक दायरा में है, अर्थात यह रूल ऑफ लॉ के तहत है, इसलिए यह लागू रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है या न्यायपालिका को लगता है या हाईकोर्ट को लगता है कि यह संविधान सम्मत नहीं है, रूल ऑफ लॉ के तहत नहीं है, विधि के शासन के अंतर्गत नहीं है, यह संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस स्थिति में कार्यपालिका के उस आदेश को, विधायिका के उस विधि को असंवैधानिक करार दिया जाता है। इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन, इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो आधार है वह है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। और मान लिया जाए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट सरकार को बताएगा ना, अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा ना कि हम किस आधार पर दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा तो यह तो सुप्रीम कोर्ट की मनमानी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट बताया है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है, और भी कई सारे कंपनी के अधिनियम है, व्यापारिक अधिनियम सब है, बहुत सारा अधिनियम है जिसका उल्लंघन जो है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम करता है, समझे। तो इसका आधार विधि का शासन है, आंसर सी। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? देखिए, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस राज्यपाल और राष्ट्रपति और प्रशासक या उपराज्यपाल ये सब लोग जारी करते हैं, जिसमें राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत तब जारी करते हैं जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन सत्र में ना हो, या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में हो, दूसरा सदन सत्र में नहीं हो, और कानून की सख्त आवश्यकता हो, तो इस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है यह राज्यपाल का विधायी संबंधी अधिकार है। विधायी, विधायी, विधायी मतलब कानून संबंधी अधिकार है। विधायी, विधायी मतलब कानून संबंधी अधिकार है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे केंद्र के अंतर्गत
विधायिका में आता है लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्य के अंतर्गत विधायिका में आता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। राज्य के विधायिका में जो विधानसभा और विधान परिषद आता है, उस विधानसभा और विधान परिषद को लेकर राज्यपाल को जो अधिकार है वही राज्यपाल का विधायी संबंधी अधिकार है। एक बार फिर से इस बात को सुनिएगा। राज्य की विधायिका में विधानसभा विधान परिषद आता है, विधानसभा विधान परिषद को लेकर राज्यपाल को जो अधिकार है वही राज्यपाल का विधायी संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसे मान लिया जाए विधानसभा और विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, यह राज्यपाल के विधायी संबंधी अधिकार है। विधान परिषद में 1/6 भाग सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता आंदोलन से मनोनीत करना, यह राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आते हैं या विधायी अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से अगर राज्य के सदनों में विधानसभा विधान परिषद आता है, दोनों सदन सत्र में ना हो या दोनों में से कोई एक सत्र में हो दूसरा सत्र में ना हो, तो इस कंडीशन में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, तो यह भी राज्यपाल के विधायी संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है या विधायिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह एक विवेकिक शक्ति है, मतलब अध्यादेश राज्यपाल अपने विवेक से जारी करता है, नहीं, बल्कि यह राज्यपाल का विधायी अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधायी। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है। अब किसी भी समय राज्यपाल थोड़े अध्यादेश को वापस ले सकता है, नहीं, यह बात सही है। कौन सही है? केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निर्देशक तत्व है ना। नीति निर्देशक तत्व कह रहा, नीति निर्देशक तत्व की चर्चा तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 जोड़िए ना। 51, 50, 49 पीछे से जोड़ रहे हैं। 48 कौन नहीं था मूल संविधान में? 48, 47, 46, 45, 44, 43 को और खो नहीं था। ठीक है, मूल संविधान में 43 को और खो नहीं था। मूल संविधान की बात कर रहा है। इसके बाद 43 के बाद 42, 41, 40, 39 को मूल संविधान में नहीं था। 39, 38, 14, 36 और 37 गौर कीजिएगा यहां पर। 36 और 37 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व संख्या के संदर्भ में इसको नहीं जोड़ना होगा आपको। जैसे एक बात समझिए, मौलिक अधिकार की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है, और मौलिक अधिकार कितना है? 6 ना। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अब 12 और 13 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मौलिक अधिकार में उसको गिना जाता है नहीं। 33, 34, 35 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन मौलिक अधिकार में उसे गिना नहीं जाता है। मौलिक अधिकार मात्र 6 है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो 14 से 32 तक को ही ना हम लोग मौलिक अधिकार मानते हैं। 33, 34, 35 को नहीं मानते हैं, 12, 13 को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मौलिक अधिकार में आता है। यह बात दिमाग में गया है। तो वैसे ही 36 और 37 को नहीं मानते हैं। 36 में राज्य की परिभाषा है और 37 में यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं।
तो मूल संविधान में 10 नहीं 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। और हां 39 को 43 को 43 को 48 को यह बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, यह मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, 10 नहीं बल्कि 14। क्या है ये? गलत। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हां है, सही बात है। अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया। हां 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किए गए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है। हाँ है 2002 आया, 2001 में लागू हुआ 2002 में, तो ये भी चल सकता है। ठीक है, सही है। अगर 2002 मान के चलिएगा तब गलत हो जाएगा ये, और आंसर तभी मिलेगा। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है? एक और आंसर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब कौन गलत है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार श्रम का निषेध 23 है ना हो। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 नहीं, अनुच्छेद 30। देखिए मौलिक अधिकार है, ठीक है, हम बोल रहे हैं, आप लोग अनुच्छेद बोलिएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित जानते हैं वनडे एग्जाम में, जैसे पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, ये सब एग्जाम मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद पूछता है। समझ गए? तो हम प्रावधान बोल रहे हैं, आप अनुच्छेद बोलिएगा। ठीक है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद। इसके बाद सामाजिक समानता 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा, 21 का गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान कारखाना या किसी भी काम में शामिल ना किया जाए, 24। व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 26 ना, किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में अगर खर्च करते हैं तो उस पर कर की अदायगी नहीं करनी होती, 27। ठीक है। इसके बाद किसी भी सरकार द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, 29 ना, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने अनुसार जो है आपको शैक्षणिक संस्थान खोलने और वहां शासन प्रशासन करने का अधिकार, अनुच्छेद 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यही तो है। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? देखिए, शिवाजी एक ऐसे हिंदू राजा हुए जब भारत के अधिकतर राजपूत शासक या भारत के अधिकतर देशी रियासत के शासक औरंगजेब का विरोध नहीं करता था, बल्कि एक प्रकार से कहिए तो औरंगजेब की चाटुकारिता किया करता था। उस समय महाराष्ट्र में शिवाजी उभर कर सामने आए, जो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किए। एकमात्र शिवाजी हुए
जिससे औरंगजेब थर-थर कांपता था। और औरंगजेब के समकालीन भारतीय राजाओं में एकमात्र शिवाजी ही हुए जो औरंगजेब की मुगल सेना को पराजित करने का कुव्वत रखता था और पराजित किया। मुगलों का सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत था। सूरत को शिवाजी लूटते रहता था। मुख्य तौर पर 2 बार लूटा है, 1664 और 1670। शिवाजी से काफी परेशान था औरंगजेब। औरंगजेब शिवाजी को गुलाम बनाने के लिए जय सिंह को भेजा। जय सिंह राजपूत राजा था और जय सिंह शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर शिवाजी और जय सिंह के बीच 1665 ईस्वी में संधि हुई, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कहते हैं। और पुरंदर की संधि के तहत ही शिवाजी औरंगजेब के सामने घुटना टेक दिया और औरंगजेब से मिलने को तैयार हुआ। और पुरंदर के संधि के तहत ही शिवाजी औरंगजेब से मिलने औरंगजेब के आगरा दरबार पहुंचा। औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। औरंगजेब ने शिवाजी को वो सम्मान नहीं दिया जो एक राजा को मिलना चाहिए। अपने असम्मान को देखते हुए शिवाजी औरंगजेब के दरबार में ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर औरंगजेब ने उन्हें मुगल कैद में बंद कर दिया, आगरा के जयपुर भवन में बंद कर दिया। लेकिन शिवाजी काफी दूरदर्शी था। वो अपना वेशभूषा बदल लिया और मुगल कैद से फरार हो गया। और एक बात और जानिए, शिवाजी के पास 35 किला था, 35, और मुगलों से ही जीता था। जब पुरंदर की संधि हुई थी तो पुरंदर की संधि के तहत 35 में से 23 किला शिवाजी ने मुगलों को दे दिया। लेकिन जब शिवाजी मुगल कैद से फरार हुए तो फिर से सभी किला को जीत लिया। शिवाजी के इस काम से औरंगजेब काफी आश्चर्यचकित हुआ और औरंगजेब को लगा नहीं, एक राजा में जो गुण होना चाहिए वो शिवाजी में है। और फिर औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया। शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान किया 1668। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है? उद्देशिका संविधान का एक अंश है। हां, प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और संविधान का एक भाग प्रस्तावना है। यही तो रीजन है कि प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकता है और संसद ने प्रस्तावना में संशोधन किया है, एक बार किया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एकदम है। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में तो स्पष्ट तौर पर अपने जजमेंट में यह कहा है कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। सही है ये। इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। हां, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है लोगों को न्याय देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हो, अवसर की समानता हो। यही सब तो उद्देश्य है संविधान का। और ये तो प्रस्तावना में है, ये है प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका में है, ये है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। हां, आप सब लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है जिसके तहत 3 नए शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया है। एकदम सही है ये। शब्द पंथनिरपेक्ष सदैव उद्देशिका का एक अंश था।
हमेशा से नहीं। सदैव मतलब हमेशा से नहीं, बल्कि पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जुड़ा है। 1976 से लेकर आज तक है, लेकिन 1976 से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के उद्देशिका में नहीं था। तो मतलब सदैव हमेशा थोड़े था, 1950 से 1976 तक नहीं न था, हो 1976 में न जुड़ा है, तो ये गलत हुआ या नहीं हुआ? तो और गलत को ही चुनना था, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, भारत लोकतांत्रिक देश है। अरे भारत लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए तो हम लोग मतदान कर लेते हैं। इसके बाद कोई भी संवैधानिक पद प्राप्त कर लेते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर देते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर देते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, अपना आवाज सरकार के समक्ष रखते हैं। लोकतांत्रिक देश है तब तो। अगर लोकतांत्रिक देश नहीं रहता तो इतना अधिकार थोड़े होता, नहीं होता। एकदम भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत का एक अपना संविधान है। हाँ, भारत का अपना संविधान है और उस संविधान के तहत ही हमारा देश चलता है। और संविधान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। देखिए, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में एक प्रकार से कहिए तो हार ही मिली। 80 में 80 का दावा ठोक रहे थे, मिला कितना? 33। तो हार ही मिली। बीजेपी का कोई एक सांसद था, वो कह दिया 400 पार कीजिए, संविधान बदल देंगे। तो उत्तर प्रदेश में दलितों की संख्या काफी ज्यादा है और दलितों को भीमराव अंबेडकर से बहुत लगाव है, इमोशनली या हर रूप में। ऐसे भीमराव अंबेडकर से हर देशवासी को लगाव है, हर देशवासी को लगाव है, लेकिन दलितों को थोड़ा ज्यादा लगाव है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय से आते थे, वो संविधान बनाए हैं। तो उत्तर प्रदेश के दलितों को लगा कि तो संविधान पे खतरा आ गया है। और उत्तर प्रदेश के दलित मायावती को छोड़कर, चाहे मायावती जीते चाहे मायावती हारे, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देता था। लेकिन जब बात संविधान की आई, मायावती को छोड़कर साइकिल पे सवार हो गया सब दलित। यही रीजन रहा, करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश में भाजपा को झेलना पड़ा। समझ गए? तो एक प्रकार से कहिए तो 400 पार नहीं मिला, हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। समझे? जो होता है सब अच्छे होता है। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो जब लेना देना ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट को एक दूसरे से, तो फिर जो है आपको व्याख्या का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं है। देखिए, ये सब लोह अयस्खान है। चंद्रपुर, लोह अयस्खान, चित्रदुर्ग, बेलाडीला, मयूरभंज। चंद्रपुर लोह अयस्खान महाराष्ट्र में है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज ओडिशा में है। क्या होगा उत्तर? बी। बी ना होगा। झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। झूम कृषि समझते हैं ना हो? झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि, मतलब वैसी कृषि जिसमें किसान एक जगह कृषि करते हैं, वहां की भूमि की उर्वरा शक्ति मर जाती है तो वहां छोड़कर दूसरे जगह कृषि करते हैं, फिर तीसरे जगह, चौथे जगह, पांचवें जगह। यही झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि है।
इसको अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे झारखंड में इसे कुरुबा कहा जाता है, ओडिशा में पामाडीबा और मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है। सही है सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। देखिए मानचित्र पर आइएगा, ये भारत है, उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है। भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई एक बंदरगाह नगर है और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और यह पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बंदरगाह है। और पश्चिमी तट ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह पर काफी ज्यादा भार हो गया था, उसी को कम करने के लिए जो है मुंबई बंदरगाह के दक्षिण में नाहबा सोबा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। यह स्टेटमेंट सही है। कांडला बंदरगाह कांडला क्रीक में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है, नहीं। कांडला बंदरगाह की अगर हम बात करें तो गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। देखिए गुजरात में यह कच्छ है, यह कच्छ प्रायद्वीप है और यह काठियावाड़ प्रायद्वीप है। ऊपरी हिस्सा कच्छ प्रायद्वीप और निचली हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो खाड़ी है, जो जलीय भाग है, उसे हम लोग कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। यह कच्छ की खाड़ी है और इसी कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है। कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह नहीं बल्कि एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है। एक ज्वारीय और प्राकृतिक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। समझ गए? गलत है ये। पारादीप ओडिशा के तट पर स्थित देश का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है, नहीं। गलत है। पारादीप ओडिशा में है लेकिन सबसे गहरा नहीं है, बल्कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। कौन सा सही है? केवल एक। वे कौन से तीन राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? देखिए ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था जानते हैं? 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद कई सारे देश स्वतंत्र हुए। किससे स्वतंत्र हुए? ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। भारत, श्रीलंका, म्यांमार, ये तमाम ऐसे देश थे जो जिसे ब्रिटेन अपना गुलाम बना करके रखा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत, श्रीलंका, म्यांमार जैसे अनेकों देश स्वतंत्रता के स्वाद को चखा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा विश्व दो गुटों में बटा था, एक अमेरिकी गुट, दूसरा रूसी गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश अमेरिका का समर्थन करता था अमेरिकी गुट में शामिल हो गया, जो रूस का समर्थन करता था रूसी गुट में शामिल हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैसे देश जो स्वतंत्रता का नया नया स्वाद चखा था, उसे लगा कि ऐसा ना कि दोनों में से किसी भी गुट में अगर हम शामिल हो जाए तो फिर से हम गुलाम ना हो जाए। इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद स्वतंत्र हुए देश ने ना अमेरिकी गुट का समर्थन किया ना रूसी गुट का समर्थन किया, बल्कि तटस्थता की नीति को अपनाया। उसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को तीन नेताओं ने मूर्त रूप प्रदान किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टो, ये तीनों नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो है मूर्त रूप प्रदान किया। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। तो नासिर, मार्शल टिट्टो और जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टिट्टो और जवाहरलाल नेहरू। किए मठ स्थित है। किए मठ एक बौद्ध मठ है और यह बौद्ध मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है।
हिमाचल प्रदेश में है। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम संबंधित है। मृक्षकटिकम में बेसिया की बेटी के साथ संपन्न व्यापारी के प्रेम की कहानी का वर्णन है। मृक्षकटिकम में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? जनजाति, राज और टिप्पणी। खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, हाँ। गारो, खासी, जयंतिया ये सब जनजाति मेघालय में पाई जाती है। मातृसत्तात्मक समाज है, हाँ। चेचू आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, हाँ। ये शिकारी और संग्राहक जनजाति होती है, हाँ। बकरवाल राजस्थान में पाई जाती है, नहीं। बकरवाल राजस्थान में नहीं पाई जाती है। यह जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाई जाती है। और इसी जनजाति के लोग मुख्य तौर पर भेड़ का पालन करते हैं। भेड़, बकरी, इस सब का पालन पोषण जो है इस जनजाति के लोग करते हैं। और घुमंतू हैं ये लोग, घुमंतू हैं, समझ गए। लेकिन राजस्थान में नहीं पाई जाती है। तो कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? आंसर हो जाएगा सी। क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट देखिए, प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेटेनाइड्स भी कहते हैं, उसी को क्यूपर बेल्ट कहते हैं। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई है? देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन कब हुआ है ना? 1965। हाँ, 1965 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन 1965 में हुआ है। और फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तत्वाधान में ही या उसी के प्रयास से भारत में श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी से हुई है। 1970 ईस्वी से हुई है। तो आंसर 1970 होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? देखिए, कर्क रेखा की अगर आप बात करेंगे तो आप सब लोग जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यह है आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा की अगर आप बात करेंगे हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद बहामास, बहामास के बाद पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, 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 इसके बाद जो है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। चीन, ताइवान, समझे? एक बार फिर से सुनिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा विश्व के 3 महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महादेश के हवाई द्वीप समूह मैक्सिको, बहामास, अफ्रीका महादेश के पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, इन तमाम देशों से होकर कर्क रेखा जो है आपको गुजरती है। तो ऑप्शन में अगर आप आएंगे उत्तरी सूडान नहीं, चाड नहीं, यमन नहीं, माली। आंसर क्या हो जाएगा? माली। देखिए, उत्तरी सूडान और चाड की अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ सीमा बनाती है, इससे होकर गुजरती नहीं है। सीमा बनाती है इसके साथ, लेकिन इससे होकर गुजरती नहीं है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे? भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय होगा, भारतीय कर दिया, भारतीय उद्योग का विकास। ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया का बीपा क्षेत्र है यह जो है आपको बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए, इनमें से कोई नहीं। 10 राजाओं का युद्ध संबंधित है, अर्थात दसराग युद्ध। देखिए, जो दसराग युद्ध है
दशरथ युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो इसकी चर्चा ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और यह युद्ध भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन, 10 राजाओं के संगठन, भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच दशराग युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरत कबीला सुदास की जीत हुई। यह भी एक कारण है कि अपने देश भारत का नाम भारत पड़ा है, समझ गए। तो ऋग्वेद में इसका चर्चा है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहां से प्रारंभ हुआ था? 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था यह मध्य प्रदेश में विदिशा से प्रारंभ हुआ था, विदिशा से। झील और राज, अचरा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, चुंडापुर बेम्बानड केरल में, पहले मिला लीजिए, पिचावरम तमिलनाडु में है, चुंडापुर कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में। आंसर क्या हो जाएगा? डी। पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है? इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू सही है, अभ्युदय अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही है, अभ्युदय महात्मा गांधी नहीं, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये तीनों की रचना महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि इन तीनों की रचना किया है मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये तीनों पुस्तक मदन मोहन मालवीय की है। महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी की अनेकों पुस्तकें हैं, जैसे आपको माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सब महात्मा गांधी की पुस्तक है। प्रायद्वीप में पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के लिए सही उत्तर को चुनिए। देखिए क्या कह रहा है, जानते हैं? देखिए, आप सब लोग जानते हैं भारत की नदियों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, एक हिमालय की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कुछ नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। कुछ नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, जैसे नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें यह कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, मतलब दक्षिण भारत की नदियां हैं, और दक्षिण भारत की नदियों में वैसी नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, मतलब जो नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, उन नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम सजाइए, उन नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम सजाइए, उन नदियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम सजाइए। तो प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो पश्चिम से पूरब में बहती है, उसमें एक है आपको स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी, और डायरेक्शन तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए ही थे, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपको महानदी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। महानदी के बाद फिर आपको गोदावरी हो जाएगा, गोदावरी के बाद आपको कृष्णा नदी हो जाएगा, कृष्णा के बाद आपको कावेरी नदी हो जाएगा, कावेरी के बाद आपको वेगई नदी हो जाएगा, वेगई नदी हो जाएगा। समझ गए? तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेगई, एगो पेन्नार छूट गया।
ए होगा उत्तर, ए होगा ना, ए होगा। निम्नलिखित में से किन मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संविधान में संशोधन करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं, संविधान में संशोधन करने के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान में संशोधन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग करना होता है, उसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत भारत के राष्ट्रपति तब बुलाते हैं जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जैसे मान लिया जाए कोई विधेयक है, एक सदन पारित कर दिया, वह विधेयक दूसरे सदन में चला गया, दूसरा सदन 6 माह तक कोई निर्णय नहीं दिया, तो इस स्थिति में माना जाएगा कि दोनों सदनों में विधेयक को लेकर विवाद हो गया। दूसरा, कोई विधेयक है, उसे एक सदन पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन उसमें संशोधन किया और उस संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में भी माना जाएगा कि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया, दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया। तीसरा, एक विधेयक है, एक सदन पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दिया, तो यह भी माना जाए, इस स्थिति में भी माना जाएगा कि दोनों सदनों के बीच मतभेद हो गया। इन तमाम स्थितियों में अगर देखा जाए तो इन तमाम स्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त अधिवेशन लोकसभा में बुलाया जाता है और लोकसभा के नियम कानून के तहत ही संयुक्त अधिवेशन में सभी कार्य संचालित होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, और अगर वो भी नहीं होता है तो राज्यसभा का उपसभापति, और अगर वो भी नहीं होता है तो लोकसभा के उपाध्यक्षों का जो पैनल होता है उसमें से कोई एक सदस्य करता है अध्यक्षता। और संयुक्त अधिवेशन में जो किसी विधेयक को पारित किया जाता है वह साधारण बहुमत के आधार पर पारित किया जाता है और आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें एक दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए 1961 में, दूसरा बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1977-78 में, और तीसरा निवारक निरोध कानून को लेकर, निवारक निरोध कानून पोटा को लेकर 2002 में। तो इसमें तो नहीं बुलाया जाता है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक समय तक लंबित रहे, हाँ, जब एक विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदन सहमत ना हो, सही है। जब किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे, दूसरा सदन अस्वीकृत कर दे, हाँ, 2, 3 और 4। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन चलाया गया था? देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1920 में और यह समाप्त हुआ है 1922 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इनका शासनकाल है 1916 से 1921। लॉर्ड इरविन इनका शासनकाल है 26 से 31। लॉर्ड लिनलिथगो इनका शासनकाल है 1936 से 1943। लॉर्ड मिंटो, 2 मिंटो है, एगो मिंटो है 1807 से 1813, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और एगो मिंटो है जो भारत का वायसराय रहा है 1905 से 1910, तो उसी के आसपास 1905 से 1910 वाला को मान लीजिए, वायसराय है, सॉरी वायसराय ही होगा, 1905 से 1910 ही होगा, वायसराय, ये वायसराय था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल था, ये वायसराय था, ठीक है, 1905 से 1910। तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। वही असहयोग आंदोलन की समाप्ति 1922 में जब हुई तो उस समय थे आपको लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? देखिए, अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो भारत की संसद की दोनों सदनों में से कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के तहत उस पर महाभियोग लाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग उसे 14 दिन पहले सूचित कर लाया जाता है और उस महाभियोग को संसद का दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित करता है, और जब दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को
पद से हटना होता है। आज तक इस प्रक्रिया द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है। तो क्या होगा उत्तर? महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीसरी अनुसूची, देखिए आप सब लोग जानते हैं 12 गो अनुसूची है ना, हो बताइए। भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, वेतन भत्ता, शपथ ग्रहण, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन, 5 ना, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र में शासन प्रशासन, शक्ति का बंटवारा, राजभाषा, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायती राज, नगरपालिका, क्लियर है ना। तीसरी अनुसूची में क्या होगा? शपथ। 7वीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, 9वीं में भूमि सुधार, 12वीं में क्या होगा उत्तर? उद्यान यानी नेशनल पार्क है। और कौन राज्य में? सिमलीपाल, ओडिशा में है। दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, नौकरेक, मेघालय, कंचनजंगा, सिक्किम। क्या होगा उत्तर? डी। संसदीय समितियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समितियों में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। एकदम गलत है, एकदम होता है। लोक लेखा समिति में भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति में भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसमें 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इसमें भी 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। इन दोनों समितियों में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य होते हैं। समझ गए? आकलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों से शामिल किए जाते हैं। नहीं, देखिए आकलन समिति कहिए या प्राकलन समिति कहिए या एस्टीमेट कमिटी कहिए, बात बराबर है। और प्राकलन समिति सबसे बड़ी अस्थायी संसदीय समिति है। उसमें 30 सदस्य होते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो आकलन समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन के सदस्य नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। यह भी क्या है? गलत। कौन सा कथन सत्य है? ना तो एक ना ही दो। सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? देखिए सेंट हेलेना कहां है जानते हैं? यहां है। यहां है। जो सेंट हेलेना द्वीप है, ये आपको ज्वालामुखी द्वीप है और यह है आपको अटलांटिक महासागर में। और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। इस पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन का अधिकार है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। महाद्वीपों के क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का निम्न में कौन सा क्रम सही है? देखिए आप सब लोग जानते हैं जो 7 महाद्वीप या महादेश है, उसमें सबसे बड़ा कौन है? 1 नंबर में एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महादेश उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महादेश दक्षिणी अमेरिका। 5वां सबसे बड़ा महादेश अंटार्कटिका। 6ठा सबसे बड़ा महादेश रूस। 7वां और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। तो पहला स्थान पर एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा?
बी, यही क्रम सही है। उन्नीस 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? देखिए, 3 बार आपातकाल लागू हुआ है। 1962 में, 1971 में और 1975 में। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरी बार जब 1971 में लागू हुआ तो इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति थे आपको बीबी गिरी। उन्नीस 1975 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, समझे? आंसर क्या हो जाएगा? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। चलिए आगे आइए। कौन कृषक विद्रोह नहीं था, यानी किसानों से संबंधित विद्रोह नहीं था? चंपारण किसानों से संबंधित विद्रोह था, 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। अहमदाबाद कृषक विद्रोह नहीं था, बल्कि मजदूरों से संबंधित विद्रोह था। और अहमदाबाद में समस्या प्लेग बोनस को लेकर के था और गांधी जी के नेतृत्व में मजदूरों को प्लेग बोनस मिला। 1918 में यह विद्रोह हुआ था और जो है इसी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के समर्थन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। मोपला केरल में होने वाला कृषक आंदोलन था। खेड़ा गुजरात में होने वाला कृषक आंदोलन था, यह भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा गांधी जी के नेतृत्व में, यह तीनों सफल रहा। और मोपला अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। नील दर्पण में किसकी स्थिति के बारे में विवरण है? देखिए, बंगाल के किसानों से अंग्रेज नील की खेती करवाता था। नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति जो काफी दयनीय हो गई थी, उसी की चर्चा नील दर्पण में देखने को मिलती है। और जो नील दर्पण है, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया है। दीनबंधु मित्र ने किया है और 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह भी हुए हैं। नील विद्रोह को एक प्रकार से कहिए तो नील विद्रोह का विवरण भी जो है इसमें देखने को मिलता है। नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा। वित्तीय आपातकाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वित्तीय आपातकाल जब देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। वित्तीय आपात की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति की घोषणा के बाद वित्तीय आपात 2 माह तक लागू रहता है और 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों को इसे अनुमोदित करना होता है। और अगर 2 माह के भीतर संसद का दोनों सदन इसे अनुमोदित कर देता है तो यह आगे अनिश्चित काल तक के लिए लागू रहता है। यह आगे अनिश्चित काल तक के लिए लागू रहता है। आज तक कभी भी वित्तीय आपात देश में लागू नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए।
यानी अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक कभी नहीं हुआ है। और जब वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत में जो भी पदाधिकारी सब हैं उनके वेतन में कटौती हो सकती है, वेतन में कटौती हो सकती है, समझे। और केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जो राजस्व दिया जाता है उसमें भी कटौती हो सकती है, उसमें भी कटौती हो सकती है। इसका संसद के द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए, नहीं 2 माह के भीतर। एक बार संसद से अनुमोदन हो जाने के बाद यह 6 माह तक प्रभाव में रहता, नहीं अनिश्चित काल तक। वित्तीय आपात के दौरान सरकारी अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है, हां। वित्तीय आपात के दौरान सरकार किसी अन्य प्रकार के खर्चों में कमी कर सकता है, हां। कौन सा सही है? सी, 3 और 4। शारदा अधिनियम ने क्या किया? देखिए, शारदा अधिनियम राजस्थान के एक प्रमुख शिक्षाविद हरबिलास शारदा के द्वारा वर्ष 1929 ईस्वी में लाया गया। इसके तहत लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया और लड़की के विवाह का उम्र 14 बरस और लड़का के विवाह का उम्र 18 बरस निर्धारित किया गया। तो एक प्रकार से कहिए तो जो शारदा अधिनियम है, शारदा अधिनियम ने लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने का काम किया और न्यूनतम उम्र को निर्धारित करके जो है कम उम्र में विवाह, बाल विवाह पर प्रतिषेध लगाया। विवाह की उम्र को बढ़ाया ना, बढ़ाया कहां? अरे आप याद कीजिए, सुनिए ना महाराज, सुनिए ना, आप लोग समझते हैं। विवाह ब्रिटिश काल में विवाह की उम्र को निर्धारित करने के लिए पहला अधिनियम कब आया? 1872, नेटिव मैरिज एक्ट। उसमें लड़की और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र यही ना था, यही ना था। फिर 1891 में लड़की का घटा दिया, लड़का का एज इट इज रहा, लड़का का एज इट इज रहा। और 1929 में जो शारदा अधिनियम आया, इसके तहत जो है आपको लड़की और लड़का के विवाह की न्यूनतम उम्र को निर्धारित करते हुए जो है बाल विवाह पर रोक लगाने का काम किया, समझे। बाल विवाह पर निषेध। राजमन्नार समिति, देखिए राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है और राजमन्नार समिति का गठन तमिलनाडु राज्य के द्वारा 1969 ईस्वी में किया गया था। यह समिति जो भी सिफारिश दिया उसे नहीं माना गया था। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। फजल अली आयोग, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो, इसको लेकर के सिफारिश फजल अली आयोग ने किया था। काका कालेलकर आयोग, पिछड़ा वर्ग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। काका कालेलकर आयोग का संबंध पिछड़ा वर्ग से है। संथानम समिति, भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने हेतु संथानम समिति का गठन किया गया था। क्या होगा उत्तर? बी। इंडिया नामक हॉस्टल की स्थापना की गई। देखिए, इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। जब भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान एक क्रांतिकारी आंदोलन चला था और क्रांतिकारी आंदोलन लंदन में भी चला था। भारत के कुछ युवा क्रांतिकारी लंदन जा रहे थे। भारतीय युवा क्रांतिकारी जो लंदन जा रहे थे उनके रहने हेतु ही इंडिया हाउस का गठन लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? देखिए, अलीपुर केस क्या है जानते हैं? भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है उस क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र बंगाल बना था। बंगाल के क्रांतिकारी अपने पास अवैध अस्त्र शस्त्र रखते थे। बंगाल के क्रांतिकारी जो अपने पास अवैध अस्त्र शस्त्र रखते थे, बंगाल के 30 से अधिक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अलीपुर में केस चलाया गया अवैध अस्त्र शस्त्र रखने को लेकर। इसी केस को इतिहास में अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं और अलीपुर षड्यंत्र केस
के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बने थे। नरेंद्र गोसाई। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, रोलेक्ट पैक्ट 1919 में, प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में। तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना का संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल से नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। इनका कार्यकाल है 1905 से 1910। समझ गए? आंसर हो जाएगा ए। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं अगले क्लास में। लड़की लोग इधर से निकल जाइए, लड़का लोग इधर से निकलिए।